नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दोपहर करीब 12 बजे पटियाला जेल से रिहा होने वाले हैं। सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी साझा की गई है। इसी बीच सिद्धू की सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता की जेड सिक्योरिटी में कटौती करते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अब मिलेगी। सिद्धू को 1990 से एक रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई थी। वो 20 मई 2022 से पटियाला जेल में बंद है। अभी कुछ दिन पहले उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पति नवजोत सिंह की 1 अप्रैल को रिहाई होने वाली है। उन्होंने बताया कि जेल के नियमों के अनुसार कैदियों को हर महीने 4 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन सजा के दौरान सिद्धू ने एक भी छुट्टी नहीं ली। इस वजह से उन्हें 18 मई के बजाय 48 दिन पहले 1 अप्रैल को रिहा किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आजादी के 7 दशक से अधिक समय के बाद भी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। वे मानते हैं कि भारत का विभाजन एक गलती थी। भागवत किशोर क्रांति हेमू कालानी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है, जबकि भारत में सुख है। अमर बलिदानी हेमू कालानी की जयंती पर आयोजित समारोह में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई है। अपनी हठ धर्मता के कारण भारत से अलग हो गए, संस्कृत से अलग हो गए। क्या वे सुख में हैं? उन्होंने आगे कहा कि यहाँ भारत सुख में है और वहाँ पाकिस्तान दुख में है। भागवत ने कहा जो सही है वो टिकता है और जो गलत है वो आता और जाता रहता है। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़ें। ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह की खालिस्तान की बात करने की हिम्मत कैसे हुई। सीएम ने कहा कि अमृतपाल कहता है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतपाल की खालिस्तान की मांग करने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि देश में इस तरह का माहौल बन गया है। आप बताइए, खालिस्तान में नया आदमी आ गया, अमृतपाल जी, पता नहीं क्या नाम होता है, वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं? हिम्मत की आप उन हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? अब पूछिए, आज कोई
धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना असल काम है। आज अगर असल काम होता है आपको गिराना पड़ता है। तो बिल्डिंग बनानी हो 6 महीने साल में लगता है, गिरना हो उधर भेज दो, वो मोदी जी को योगी जी भेज रहे हैं गुजरात के अंदर। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ये पहली घटना नहीं है जब ममता के कार्यालय में हुई है, इससे पहले कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर भी हमला किया गया था। उस समय भी वो चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, वहीं महाभारत के छत्रपति संभाजीनगर में फुलंब्री ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ाकर सरपंच ने अनोखा आंदोलन किया। सरपंच का आरोप है कि गांव के किसानों के पानी के कुएं मंजूर कराने के लिए विस्तार अधिकारी की ओर से एक कुएं के लिए किसान से 10,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। ऐसा आरोप लगाते हुए सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए नोट उड़ाकर अनोखा प्रदर्शन किया। जर का तुम्ही विहिरी मंजूर केल्या नाही तर जे काही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे जे पोलीस अधीक्षक आहे विहिरीसाठी रक्ताचं पाणी करून शेतकरी विहीर करतो। अरे विहिरीला पाणी लागत नाही, लागतं का नाही कळत नाही। वारस पैसा असतो पण हा कष्टाचा पैसा आहे, गोरगरीब शेतकऱ्याच्या घामाचा पैसा आहे। शेतकरी अपक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये। कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्यांना पैसे मागू काम करायचे आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं, एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांच्या गोठे करणार असाल। वहीं मुंबई के देवनार पुलिस थाने की पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक देवनार पुलिस ने 23 मार्च 2023 को देवनार इलाके में रह रहे ज्येष्ठ नागरिक के घर में डकैती होने की प्राथमिक दर्ज हुई थी, जिसके बाद देवनार पुलिस ने इस डकैती मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसमें देवनार पुलिस स्टेशन में 23 तारीख को इस बारे में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ। एचबीटी का ऑफेंस था जिसमें टोटल ज्वेलरी और कैश मिला के 9,27,000 का जो पूरा मुद्देमाल था वो उसमें गया था। इसमें 3 दिन के भीतर देवनार पुलिस स्टेशन की टीम ने उसमें एक्यूज को अरेस्ट किया। उससे कन्फेशन मिलने के बाद में उसमें करीब 8,35,000 का जो मुद्देमाल है जिसमें कैश और ज्वेलरी, ये अब तक हमने उसे हिरासत में लिया है। इसमें देवनार पुलिस स्टेशन में 23 तारीख को इस बारे में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ।
एचबीटी का ऑफेंस था, जिसमें टोटल ज्वेलरी और कैश मिला के 9,27,000 का जो पूरा मुद्देमाल था वो उसमें गया था। इसमें 3 दिन के भीतर देवनार पुलिस स्टेशन की टीम ने उसमें एक्यूज़ को अरेस्ट किया। उससे कन्फेशन मिलने के बाद में उसमें करीब 8,35,000 का। वहीं प्रयागराज के नेहरू कॉम्प्लेक्स में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से काफी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में 20 साल की दलित छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई है। ये पूरा मामला छतारी थाना क्षेत्र के कनैनी गांव का है, जहां नाली में छात्रा का शव पड़ा मिला। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुराचार करने की कोशिश हुई और विरोध के दौरान युवती की हत्या कर दी गई होगी। युवती के गले पर रस्सी के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। था 11 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ शादी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लेटरिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर खत्म कराए। कहाँ पड़ी हुई थी? ये हमारे घर के पीछे गली है और वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक जलगांव जिले के जमनेर तहसील में पहुर सेंदुरनी के दौरान सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में 25 से 30 छात्र और कुछ शिक्षक घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुंबई में भी हंगामा हुआ है। मलाड मालवनी इलाके के शोभा यात्रा के दौरान 2 गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा हुआ। झड़प के बाद मुंबई की मालवानी पुलिस ने 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई। अब तक 21 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बाकी दंगाइयों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अजय बंसल ने बताया कि रामनवमी के दिन 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ 2 युवकों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब महिला घर से सब्जी खरीदने निकली थी। इसी दौरान टप्पेबाज ने महिला के जेवरात और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सब्जी लेने आए थे और सब्जी लेने आए तो हम बस काउंटर पे थोड़ा सा आगे बढ़े, सब्जी ले तो उन्होंने हमसे एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछा तो हमने कहा हमको मालूम नहीं होगा। किसने एड्रेस पूछा? उन्होंने आदमी ने पूछा। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। लड़के थे या कैसे थे? क्या पूछ रहे थे? योगा लेडीज योगा कहाँ है? हमको नहीं पता ये चीज। मैं बस इसे पूछा तो हम पूरा पारा लेके बोला कि ऐसे कहा तुम क्या चाहते हो? ये सब कुछ है और हम कदम चलिएगा तो हम अपना खाने का और रायबरेली में घर से खेत के लिए निकले बुजुर्ग का 3 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन बुजुर्ग की तलाश कर रहे हैं। मामला डी थाना क्षेत्र के पूरे उपधन गांव का है, जहां के रहने वाले दिनेश सिंह 28 मार्च को लगभग 3 बजे घर से खेत जाने के लिए निकले थे और तब से घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने दिनेश की खोज की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। परिजन जब खेत की तरफ खोजते हुए गए तो खेत के पास दिनेश सिंह का कपड़ा, चप्पल और डंडा बगल में खेत के कुएं के पास मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी ने कुएं में गोताखोर और कांटे से खोज करवाया, लेकिन कुएं में कुछ भी नहीं मिला। आज फिर मौके पर सीओ सलोन अमित सिंह, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम,
फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पंप सेट के जरिए बुजुर्ग की तलाश शुरू करवाई, लेकिन आज भी कुछ नहीं मिला। परिजन अभी भी कुएं में होने की आशंका जता रहे हैं। बुजुर्ग के परिजनों की मांग पर पुलिस फिर से पंप सेट लगवाकर कुएं के पानी को बाहर निकलवा रही है। पता है जी, कौन लापता तबीयत है? खराब थी, बड़े भाई। जी, क्या नाम है उनका? दिनेश से। जी, क्या हुआ था? बताइए, पूरी बात बताइए। तबीयत गड़बड़ थी जी, और घर से निकले कि सरसों वहाँ पीटा जाद बाग में जा रहे हैं, सरसों पिटा हुए। जी, जी, जो घर पे लड़के थे पूछ रहे थे, जी, तो सरसों के लिए निकले हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पीटा जाद बाग में। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने सूचना नहीं दी। मिली जानकारी के मुताबिक विजय झा 25 मार्च की शाम को लगभग 5:30 पर ससुराल अपने पत्नी को लाने गए थे, लेकिन जब वो अपने ससुराल नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। परिजनों ने थाना लाइन पार में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। खोजबीन के दौरान पता चला कि युवक की मोटरसाइकिल नेशनल हाईवे स्थित कटफोरी पुलिस चौकी पर खड़ी हुई। जब परिजन पुलिस चौकी पर गए तो पूछताछ से पता चला कि युवक विजय का किसी अज्ञात ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। युवक को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस द्वारा इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वहां पता किया गया तो पता चला कि उस युवक को सैफरी रेफर कर दिया गया, जहां उसकी 26 मार्च की सुबह मृत्यु हो गई थी और उसके शव को लावारिस स्थिति में रखा गया था। 2 दिन हो गए। सोमवार को हमने फिर चौकी जाकर के थाने जाकर के रिपोर्ट करवाई, वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद फिर 2-4 दिन और हम घूमते रहे, देखने लगे रिश्तेदारी वगैरह में, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर हम उसी रोड से होके गए देखने, तो क्योंकि वहाँ हमने अपनी गाड़ी पे चल ली, सबसे जानकारी ली, तो उन्होंने फिर बताया, लेकिन पुलिस प्रशासन का बहुत उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, अज्ञात में डाल दी बॉडी, जबकि गाड़ी चौकी में ही जमा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।